नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब 1 मिनट में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। बेगूसराय जिले के लाल आर्मी के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंड माइन विस्फोट में शहीद हो गए। बेगूसराय शहर के वार्ड 16 पिपरा के रहने वाले राजीव रंजन सिंह के इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के शहीद होने पर उनके घर में मातम छा गया है। घटना की पुष्टि शनिवार की शाम 6 बजे हुई। सेना की ओर से उनके घर पर फोन कर ऋषि के शहीद होने की सूचना दी गई। घटना की खबर सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। लेफ्टिनेंट ऋषि की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की खबर सुनकर आसपास के लोग और उनके जानने वाले उनके घर पहुंचकर मां पिताजी को ढांढस बंधा रहे हैं। ऋषि रंजन सिंह घर के इकलौते चिराग थे। बेगूसराय शहर के पिपरा मीरगंज मोहल्ले के 23 साल के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह का परिवार रहता था। ऋषि रंजन के पिता फर्नीचर का व्यवसाय करते थे। 2 बहनों में ऋषि अकेले भाई थे। शहादत की खबर मिलने के बाद लोग सन्न हैं। राजधानी पटना से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मामला सिटी इलाके के आलमगंज थाना क्षेत्र के पठान टोली नरकट घाट शीश महल मदरसा के समीप का है, जहां असामाजिक तत्वों ने एक घर में आग लगा दी। अगलगी की इस घटना में एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनका विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। अगलगी की घटना में घर में रखे 2 मोटरसाइकिल और घर के अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना अहले सुबह की बताई जाती है। अगलगी की घटना की पूरी वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक घर के पास नजर आ रहे हैं, जो घर में आग लगाने के बाद मौके से भागते नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद के गोह में एक छात्रा से छेड़खानी के आरोप में प्रोफेसर की जमकर धुनाई कर दी गई। घटना देवकुंड के रामशरण यादव कॉलेज की है, जहां गुरुवार को एक छात्रा अपने भाई के साथ इंटर की परीक्षा देने पहुंची थी। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज के सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल चले गए थे। कॉलेज के बाहर गेट के पास छात्रा अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी और उसी समय प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा ने घर जाकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। सभी टीचर चले गए थे। वो बच्ची रुकी हुई थी कॉलेज में, उसको भाई को आना था, उसी को बाइक से ले जाना था। वही क्रम में एक अजय कुमार जी हैं, कॉलेज के ही टीचर, छेड़खानी कर दिए। कॉलेज से उनको हटाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगले दिन छात्रा अपने भाई के साथ कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर की चप्पल से धुनाई की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारा लगाकर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों ने सक्षम पदाधिकारी की ओर से मना किए जाने के बाद भी शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला और उसमें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले भड़काऊ नारे लगाए। जुलूस निकाल रहे लोगों को जब पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो एसडीपीआई के नेता पुलिस से ही उलझ गए और कह दिया कि उन्हें जुलूस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग जो भी जुलूस में शामिल होइएगा कुछ नहीं होगा। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें पार्टी महासचिव एहसान परवेज, अथर परवेज, शब्बीर मलिक, सरफराज और कौशर बानो शामिल हैं। मधुबनी के जयनगर में निगरानी विभाग पटना की टीम ने देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम और चौकीदार रामप्रीत पासवान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक देवधा थाना क्षेत्र निवासी ऋषिकेश कुमार से देवधा थाने में दर्ज एक केस को रफा दफा करने के लिए थाने के एएसआई सुभाष चंद्र राम द्वारा 26,000 रूपए रिश्वत की मांग की गई थी। ऋषिकेश कुमार ने इस मामले को लेकर निगरानी विभाग पटना से शिकायत की थी। चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है।
दोनों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने डीएसपी एसके माउवार के नेतृत्व में जाल बिछाते हुए एएसआई सुभाष चंद्र राम और चौकीदार रामप्रीत पासवान को 26,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दोनों की कई बार शिकायतें मिल चुकी थीं। समस्तीपुर में एक सफाई कर्मचारी ने अफसर को उसके चैम्बर में ही थप्पड़ मार दिया। घटना रोसड़ा नगर परिषद कार्यालय की है, जहां 4 महीने से बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला ने उनसे बात करने के लिए चैम्बर में बुलाया, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान 2 कर्मचारी पदाधिकारी पर चिल्लाने लगे और एक सफाई कर्मचारी राम सेवक राम ने कार्यपालक पदाधिकारी को थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। गिरिडीह के चाताडीह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। नाराज परिजन अस्पताल के सामने शव को रखकर हंगामा कर रहे हैं। परिजन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला के ऑपरेशन करने के नाम पर परिवार वालों से अस्पताल के स्टाफ ने 5,000 रुपए की वसूली भी की। उसके बाद भी ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई, जिससे चंचला देवी की मौत हो गई। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5,000 लिया था सरिया और 2,000 बोला गाय वो जो काम करती है ये लोग लेगी। उसके बाद जो लिया 150 जब बचा हुआ वो 200 भी नहीं निकलने देती थी, 200 वो लिया। इसी करके सब मिला के हमको 7,000 रुपया यहाँ लिया है खाली हॉस्पिटल में। वहीं परिजन जिस डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने लापरवाही से इनकार किया है। जहानाबाद में एक विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के छोटकी चैनपुरा गांव की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों पर आगजनी कर जहानाबाद शकुराबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। परिजनों ने बताया कि मृतका शुक्रवार की सुबह 8 बजे शौच जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, थाने में शिकायत भी की, जिसके बाद आज उसका शव गांव के बधार में पड़ा मिला। वहीं मृतक महिला का कपड़ा पास स्थित एक चिमनी भट्टा से मिला। ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी किसी ने कुछ देखा नहीं है, तो अभी सब शंका संदेह ही है, लेकिन हर एक बिंदुओं पर देखा जा रहा है। मृतका के शरीर पर भी कई जख्मों के निशान पाए गए। कुछ खरोंच के निशान हैं जो महिला पदाधिकारी द्वारा देखा गया। उसके अनुसार सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर है। लोहरदगा में नक्सलियों ने शौचालय में आईडी बम बनाने का सामान छिपा कर रखा था, जिसे सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने बरामद कर लिया है। बम बनाने का सामान पेशरार थाना क्षेत्र के एक शौचालय से बरामद किया गया है, जिसमें एक आईडी मेटल पाइप, एक 12 वोल्ट का डुअल हेड रिले, एक टॉर्च लाइट, काला कपड़ा, मोबाइल चार्जर, स्लीपिंग बैग और अन्य कई सामान बरामद किया गया है। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान लगातार संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत एसएसपी अभियान दीपक कुमार पांडे, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट, जिला पुलिस बल और डॉग स्क्वाड की टीम छापेमारी अभियान के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान बुलबुल गांव के बितना खेरवार के शौचालय में जांच की गई, तो वहां से बम बनाने का सामान मिला है। पलामू के चैनपुर में बाइक से 3 हथियारबंद अपराधी पहुंचे। हथियार के बल पर तीनों अपराधियों ने चैनपुर थाने के बरार गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पैसा लूटकर अपराधी भागने लगे और इस दौरान एक शख्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सत्येंद्र विश्वकर्मा के शोर को सुनने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और भाग रहे लुटेरों को पकड़ लिया गया। खुद को घिरता देख लुटेरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी।
लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों को दबोचा और जमकर पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने तीनों को थाने पहुंचाया। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी गढ़वा, रेहला और पांडु के इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन चौधरी, विपिन कुमार और कृष्ण कुमार रवि के रूप में की गई है। वहीं चौथे अपराधी की तलाश में चैनपुर थाने की पुलिस लगी हुई है। कोडरमा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने तिलैया थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 24 के एक घर के बाहर से ई-रिक्शा की चोरी कर ली। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये घटना कैद हो गई। पीड़ित प्रवीण कुमार भगत ने थाने में आवेदन दिया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति ई रिक्शा को लेकर जा रहे हैं, जिसमें एक बाइक पर सवार होकर आगे आगे चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति ई रिक्शा को ठेलते हुए दिख रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों शातिर ई रिक्शा चोर वहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर चोरों की तलाश करने और ई रिक्शा बरामद करने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ई रिक्शा चोरों की तलाश कर रही है। गिरिडीह जिले के दमगी जंगल में पागल हाथियों का झुंड पहुंचा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि पागल हाथियों का झुंड सरन से चतरों के जंगल होते हुए दमगी जंगल में पहुंचा है। जब से हाथियों ने दमगी जंगल में प्रवेश किया है, तब से लगातार हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, लोगों को दौड़ा भी रहा है। हाथियों के झुंड को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण भी अलर्ट हो गए हैं। लोगों को जंगल आने जाने से रोक रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने 5 वनपाल को हाथियों की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया है, ताकि कोई इस पागल हाथियों के झुंड की चपेट में न आ सके। यहाँ पे 13 हाथियों का झुंड है। आप देख सकते हैं कि हाथी धीरे धीरे इस जंगल से मैं डायरेक्टली आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आना चाह रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो हर दिन पंचायत चुनाव के लिए लोगों का नामांकन जारी है। कई अपने परिवार में ही चाचा, भाई और गोतिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरा में मुखिया पद के लिए रामापुर संदिया पंचायत में खड़ी प्रत्याशी के रूप में 2 महिलाएं चर्चा का केंद्र है। वजह है एक ही गांव में सास और पुतोह का एक ही पद के लिए खड़ा होना। नामांकन के बाद ब्लॉक से लेकर शहर के कोने कोने में इस बात को लेकर चर्चा है। लोगों में अभी से ही ये जानने की उत्सुकता है कि सास बहू पर भारी पड़ेगी या बहू सास पर। यही नहीं, इत्तेफाक कहिए या संयोग, प्रत्याशी का नाम भी एक है, लड़ने वाला पद भी एक है और परिवार भी एक। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। रामापुर सनदिया पंचायत में खड़ी कुसुम तिवारी अपनी चचेरी सास कुसुम देवी के खिलाफ चुनावी मैदान में इस बार किस्मत आजमा रही हैं। मजेदार बात यह है कि सास और बहू दोनों चौमुखी विकास की बात कर रही हैं। रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया। इस नृत्य महोत्सव में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विवाह संस्कार की श्रेणी और अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में अव्वल स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विवाह संस्कार की श्रेणी में झारखंड को प्रथम स्थान मिला। इसमें झारखंड के आदिवासी डांसर्स को 5 लाख का चेक, शील्ड और प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं अन्य पारंपरिक त्योहार श्रेणी में झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य को प्रथम स्थान मिला। इसमें छऊ नर्तकों को 5 लाख का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। आदिवासी महोत्सव के जरिए गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति को एक मंच पर पेश किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि आदिवासी महोत्सव के माध्यम से हमने गीत, संगीत, नृत्य और संस्कृति को एक मंच पर पेश करने का काम किया है, ताकि समाज को ये कार्य दिखा सके। मथुरा के पेड़े का नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नालंदा के एंगरसराय प्रखंड के छोटे से कस्बे निश्चलगंज का पेड़ा खाया है? मथुरा ही नहीं, खोआ से बनी मिठाइयाँ बिहार में भी बहुत लोकप्रिय है।
बिहार में नालंदा के निश्चलगंज के पेड़े भी उनमें शामिल हैं। यहाँ के पेड़े इस कदर प्रसिद्ध है कि मगही भाषा में अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता है। पेड़े के लिए निश्चलगंज नालंदा में एक ट्रेडमार्क है जो बिहार के साथ ही दूसरे देश में भी प्रसिद्ध हो चुका है। नालंदा भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपको बिहार शरीफ से एंगरसराय हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा मिलेगा जहाँ पेड़ा खरीद सकते हैं। ये बसों से लेकर छोटी कारों में खूब बेचे जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ का पेड़ा बतौर संदेश खरीदते हैं। शुद्ध खावे में कम चीनी की मात्रा देकर बनाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ के पेड़े की स्वाद ही कुछ अलग है। आधुनिक युग के दौर में गांव की परंपरा तेजी से विलुप्त होती जा रही है। खासकर नालंदा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर काफी देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक है कंसार। पहले लोग भूजा भुजवाने के लिए कंसार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बाजारों में पैकेट वाला भूजा या आधुनिक मिल से लोग भूजा मंगवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से अब कंसार का चलन समाप्त होने के कगार पर है। कंसार कानू समुदाय के लोगों की जीविका का साधन भी था, लेकिन बदलते दौर ने कानू समुदाय के लोगों के जीविका पर भी ग्रहण लगा दिया है। हालांकि कुछ लोग परंपरा का पालन कर रहे हैं और बताते हैं कि पीढ़ियों से यह काम हमारे परिवार में होता रहा है, इसलिए कर रही हूँ ताकि परिवार को कुछ मदद मिल जाए। भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। विकास की योजनाओं में परंपराओं को बाधक मान लिया गया, जिसका असर हुआ कि कई रोजगार खत्म होने के कगार पर आ गए। कंसार भी उनमें से एक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय एथलीट मीट में रोहतास जिले के सासाराम, बीरगंज और डेहरी अनुमंडल की टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी सोनू पांडे ने किया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह भी उपस्थित हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। विक्रमगंज की महिला धावक तान्या मिश्रा का धाक रहा। उन्होंने 200 मीटर के दौड़ में पूरे रोहतास जिले में पहला स्थान लाकर सबको चौंका दिया। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन ने बताया कि आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर में होने वाले प्रदेश स्तर के एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तानिया का भाग लेना लगभग तय है। 11वें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से लोगों का दिल जरूर जीत लिया। कांटे के मुकाबले में 3-2 से झारखंड को मात देकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी है। झारखंड की ओर से दीपिका सोरेंग ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही हरियाणा की टीम न सिर्फ बराबरी करती नजर आई, बल्कि 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि बाद में झारखंड की रोपनी कुमारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर को 3-2 कर दिया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाई। वहीं राष्ट्रीय स्तर के खेल में खेल मंत्री की लेट लतीफी से झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पूरे देश भर से खिलाड़ी सिमडेगा पहुंचे थे। ऐसे में क्या फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल मंत्री को समय का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? नमाज के लिए क्या खिलाड़ियों को 22 मिनट तक इंतजार कराना सही है? क्या इससे झारखंड की गलत तस्वीर देश के सामने नहीं गई? सवाल कई हैं, जिसका जवाब खेल मंत्री को देना चाहिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थीं।
हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थी। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई।
विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है।